नमस्कार दोस्तों, शेखावटी साइंस क्लासेस का पसंद के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं दिनेश चौधरी और लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए जेट, पीपीजी, आईसीआर, बीएचयू, कृषि पर्यवेक्षक और जो 12वीं बोर्ड परीक्षा है उससे संबंधित जो कृषि रसायन विज्ञान है उसके जो टॉपिक हैं, मृदा विज्ञान की शाखाएं, मृदा का संगठन, खनिज के प्रकार और मृदा परिच्छेदिका। तो दोस्तों ये जो आज आपकी जो क्लास है जेट की जंग पार्ट फर्स्ट, लक्ष्य 11 जुलाई, ये आपका माइंड में सेट रखना है क्योंकि जो अभी जेट के विद्यार्थी हैं जो 2021 की परीक्षा देने वाले हैं, कोविड-19 के कारण अभी ऑफलाइन कोचिंग्स बंद कर रखी है, तो उनके पास ओनली एक ही सोर्स है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। तो हमारे जो इंस्टीट्यूट के जो विद्वान साथी हैं उन लोगों ने मिलकर के ये डिसाइड किया है कि हम जो जेट के विद्यार्थी हैं और कृषि पर्यवेक्षक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार से स्पेशल क्लासेस चलाएं ताकि उनके जो एग्ज़ाम, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें उनको मदद मिल सके। तो हमने आज आपके लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो मृदा विज्ञान के किए हैं, जिसके अंदर की आप जानते हो कि जनरली क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछते रहते हैं, चाहे वो जेट हो, चाहे प्रीपीजी हो, चाहे आईसीआर हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपके इस मृदा विज्ञान जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन है उनको भी आपको तैयार करके चलना है ताकि इन फ्यूचर आपके जब एग्ज़ाम हो तो उनमें जब ये इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आए तो वो आपके छूटे नहीं, ठीक है। और हम जो आपकी जो मदद करना चाह रहे हैं वो इसी पर्पज़ से करना चाह रहे हैं कि अभी आपकी जो कोविड-19 के चक्कर में जो क्लासेस नहीं हो पा रही है तो उनको आपको एक हेल्प मिल जाए, आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस मिल जाए। 12वीं बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनकी भी परीक्षा होने वाली, तो उनको भी थोड़ी सी मदद मिल जाए। प्रीपीजी के विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश मीडियम उनके ज़्यादा दिक्कत करती है तो वो हिंदी में समझ सकते हैं इस टॉपिक के द्वारा, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ ही साथ कवर करते चलेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी अपने से जुड़ेंगे, उनके अगर कमेंट्स आते हैं तो हम उनके लिए भी अलग से इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेस कंडक्ट करेंगे, उनके लिए वीडियो लेक्चर बनाएंगे। तो आपके जो जेट, प्रीपीजी, आईसीआर, बीएचयू, कृषि पर्यवेक्षक 2021 जो भी आपके बैच हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो विद्यार्थियों कृपया ध्यान देना है आप लोगों को कि अपन जो बात करेंगे वो आज बात करेंगे मृदा से संबंधित, सॉइल से संबंधित। और आपको ध्यान देना है कि सॉइल है सबकी जननी होती है, माँ है, ठीक है ना। तो मृदा के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है कि मृदा की उत्पत्ति कैसे हो रही है, कितनी इस मृदा का जो अध्ययन करेंगे वो विज्ञान कौन सा कहलाता है, उस विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, और मृदा का संगठन कैसे हो रहा है, वो मृदा किस प्रकार से संगठित होकर के बन रही है, कौन कौन से उसके अंदर मुख्य अवयव है, कितना उनका भाग है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज के प्रकारों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और मृदा परिच्छेदिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो हमारे जो न्यू नोटिफिकेशन है या जो न्यू वीडियोस है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है वो आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो आइए दोस्तों आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपकी बात करते हैं अपन, सबसे पहले वो बात करते हैं सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या है। तो सॉइल लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ग्राउंड और फ्लोर, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि सॉइल जो वर्ड है वो किस भाषा का शब्द है तो वो भाई साहब लैटिन भाषा का शब्द है। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि जो सॉइल वर्ड है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से मिलकर के बना है, सोलम से मिलकर के बना है। और सोलम का मतलब होता है ग्राउंड और फ्लोर। अगर अपन सॉइल की बात करें तो आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की अपर मोस्ट जो लेयर होती है, या अपन बात करें कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है उसको अपन क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, ठीक है। जो कि आपकी जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के आपके
पेड़ पौधे सब सर्वाइव करते हैं, उनको आधार प्रदान करती है ये, ठीक है, ये मृदा। तो इससे आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि जो सोलम वर्ड है, सोलम वर्ड किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। और जो सोइल है वो किस भाषा के शब्द से मिलकर के बनी है, तो सोलम से मिलकर के बनी है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एक तो यहाँ से कंप्लीट हो गया। दूसरा आपको ध्यान देना है डेफिनेशन के बारे में कि इसकी परिभाषा क्या है, मृदा की परिभाषा क्या हो सकती है। तो मृदा एक त्रिविमीय गतिशील प्राकृतिक पिंड है जो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित होता है, ठीक है। मृदा क्या है, एक त्रिविमीय गतिशील प्राकृतिक पिंड है। मतलब ये आपकी जो त्रिविमीय का मतलब लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों विमाओं में ये विभक्त होता है। 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। जैसे आप 3D मूवी देखने जाते हो ना थिएटर में, तो आपको वो पूरा का पूरा ऐसा फील होता है कि आपके सामने है। तो वैसे ही आपकी जो मृदा है वो भी आपकी 3D होती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। और ये गतिशील प्राकृतिक पिंड है। तो प्राकृतिक पिंड का मतलब होता है कि ऐसा पिंड या ऐसी बॉडी जिसको कृत्रिम रूप से मानवों के द्वारा या किसी भी जीव के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। यह आपके नेचुरली बनती है और नेचुरली डिस्ट्रॉय होती है। इसमें किसी भी प्रकार आर्टिफिशियल मीन से आप इनको बना नहीं सकते हैं। तो आपकी जो सोइल है वो एक प्रकार की नेचुरल बॉडी है, ये भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछ ले भाई आपकी मृदा एक अप्राकृतिक पिंड है या प्राकृतिक पिंड है, तो आपकी सोइल इज़ ए नेचुरल बॉडी, ठीक है। और ये आपको ध्यान देना कि ये त्रिविमीय होती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको 2 डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशनल होती है, क्या होती है, तो आपकी त्रिविमीय होती है और नेचुरल बॉडी है। इसके अलावा दोस्तों मृदा की बात होगी। इसके अलावा आपको भूमि का ध्यान देना है। भूमि मृदा से अलग होती है। भूमि होती है आपकी दोस्तों 2 डायमेंशन या द्विविमीय। इसका जो विन्यास होता है वो द्विविमीय होता है। मतलब एक तो विमा होती है आपकी भौगोलिक क्षेत्र और एक होता है भूधर्ष, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया और लैंडस्केप। तो ये आपको ध्यान देना है कि भूमि आपकी 2 डायमेंशनल होती है और मृदा आपकी 3 डायमेंशनल होती है। और पृथ्वी की अगर अपन बात करते हैं तो पृथ्वी भी दोस्तों आपकी 2 डायमेंशन होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन पदार्थ की बात करते हैं, कोई भी पदार्थ ले लो, तो पदार्थ की क्या होती है, 3 अवस्थाएं होती है। और 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, जैसे अपन उदाहरण के लिए देख लेते हैं पानी को, H2O, ठीक है ना। H2O अपन देखते हैं तो H2O की जो 3 प्रावस्थाएं हो सकती है। 3 प्रावस्था कौन कौन सी, एक तो ठोस हो सकती है, एक द्रव हो सकती है और एक गैस हो सकती है। तो ठोस की जब अपन बात करते हैं तो आइस बन जाता है आपका, ठीक है ना। आइस आपका बन जाता है। H2O का ठोस रूप क्या है, आइस है। द्रव रूप की अगर अपन बात करते हैं तो वाटर, द्रव रूप की अपन बात करते हैं तो वाटर बन जाता है। और गैस रूप की जब अपन बात करते हैं H2O की, तो आपके वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ये भी आपको ध्यान देना है कि ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं होती है। तो ये जो आपकी एक जनरल इंट्रोडक्शन है सोइल से संबंधित, वो अपन ने बात कर ली कि ये प्राकृतिक पिंड होता है, लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर के बना होता है, त्रिविमीय होता है। इसके अलावा भूमि होती है जो आपकी 2 डायमेंशनल होती है, आपकी पृथ्वी 2 डायमेंशन होती है। और जो पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। तो ये अपन ने बेसिक जो चीज़ें अपने को जानकारी लेनी थी वो अपन ने जानकारी ले ली। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके लिए क्या विशेष है वो देखते हैं। आगे के जो टॉपिक है दोस्तों वो आपका है मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण जनक। मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण जनक या मृदा विज्ञान से संबंधित जो भी आपके जनक हुए हैं, उन जनकों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कि भाई कौन कौन से वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने सोइल साइंस से रिलेटेड अनुसंधान किए हैं और नई नई थ्योरियाँ दी है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछते रहते दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो जेट ले लो, चाहे वो आप प्रीपीजी ले लो, चाहे आप ICAR का एग्ज़ाम ले लो, BHU का ले लो, या कोई भी कृषि पर्यवेक्षक का ले लो, WO का ले लो, तो उनमें एक जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। अगर बहुत इजी क्वेश्चन पूछना है एग्जामिनर को, तो वो पूछता है कि विश्व में मृदा विज्ञान एवं पेडोलॉजी के जनक किसे कहते हैं, ठीक है। या विश्व में मृदा विज्ञान और पेडोलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ
सोइल साइंस एंड पेडोलॉजी इन दी वर्ल्ड, तो वो आपके हैं वीवी डोकुचेव। आपको नाम याद रखना है, वीवी डोकुचेव आपके फादर हैं, जिसको मृदा विज्ञान एवं पेडोलॉजी के पिता कहते हैं विश्व में। अगर ये तो होगी विश्व की बात। अगर अपन भारत की बात करते हैं तो भारत में मृदा विज्ञान के जो जनक हैं, यहाँ मृदा विज्ञान और कृषि रासायनिकी, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, तो इसके जो पिता है वो हैं आपके JW लिथर। क्या है? JW लिथर। तो अगर आपको विश्व में पूछते हैं कि मृदा विज्ञान के जनक कौन है तो वीवी डोकुचेव, पेडोलॉजी के जनक कौन है तो वीवी डोकुचेव। और अगर भारत में पूछते हैं आपको कि मृदा विज्ञान और कृषि रासायनिकी के पिता कौन है या जनक कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री इन इंडिया, तो वो है आपके JW लिथर। तो ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है दोस्तों, डाउट नहीं रखना है। इसके अलावा आपके और भी सेक्टर है, जैसे अपन बात करते हैं मृदा जांच के जनक, मृदा जांच के जनक या फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग, जो मृदा से संबंधित जो टेस्टिंग होती है, जैसे नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन करना है, फॉस्फोरस डिटर्मिनेशन करना है, पोटेशियम करना है, या आपकी पीएच पता करना है, या आपकी विद्युत चालकता पता करनी है, तो इससे संबंधित जो विज्ञान होता है वो आपका मृदा जांच का विषय होता है। और उस मृदा जांच के जो जनक थे या जो सोइल टेस्टिंग के फादर थे वो कौन थे? ML ट्रग थे। इन्होंने सर्वप्रथम मृदा से संबंधित एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था, तो ये नाम आपको याद रखना है, ML ट्रग। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग। ठीक है। और अगर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं सोइल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में या मृदा सूक्ष्म जैविकी के बारे में, मृदा में उपस्थित जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जैसे आपके एक्टिनोमाइसिटीज हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, आपके जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, इनसे संबंधित जो भी अध्ययन है, इन सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन करते हैं मृदा से संबंधित, वो जो ब्रांच होती है वो सोइल माइक्रोबायोलॉजी होती है। और इस विज्ञान के जो आपके जनक है, मृदा सूक्ष्म जैविकी के जो जनक है वो कौन है दोस्तों? विनोग्रेड्स्की। विनोग्रेड्स्की, ये नाम आपको याद रखना है, विनोग्रेड्स्की। विनोग्रेड्स्की इज द फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी। हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले हु इज द फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी, तो धड़ाक से आपको आंसर देना है विनोग्रेड्स्की। तो अगर आप ये आंसर दोगे तो जल्दी से आपका क्या होगा? मामला सेट हो जाएगा। और मामला सेट होते ही आपके +4 मार्क्स आ जाएंगे अगर जेट के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप। और अगर जो कृषि पर्यवेक्षक वाले विद्यार्थी हैं तो उनके +3 नंबर आ जाएंगे एक ही झटके में। तो ध्यान देना है दोस्तों आपको कि फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी इज विनोग्रेड्स्की। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक होती है फील्ड प्लॉट टेक्निक। ठीक है, फील्ड प्लॉट टेक्निक जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाओगे, चाहे MSc करो आप, PhD करो, तो उस टाइम आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, अनुसंधान करना पड़ेगा। तो फील्ड के अंदर आप जाओगे तो विभिन्न प्रकार की आपको टेक्निक्स होती है जिसको फील्ड को आपको डिवाइड करना होता है प्लॉट्स के अंदर। तो वो जो टेक्निकें हैं या जो तकनीकियाँ हैं वो किसने ईजाद करी थी? वो ईजाद करी थी बोसिंगार्ड ने। किसने करी थी? बोसिंगार्ड ने ईजाद करी थी। इसलिए इनको फील्ड प्लॉट तकनीक के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक बोसिंगार्ड। ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण 2-4 जो नाम थे जो कि आपके मृदा विज्ञान से संबंधित थे, इनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं जो मैं आपको बताया हूँ। इसके अलावा भी और भी जनक है, जैसे अपन बात करें कृषि रासायनिकी की बात करें कि विश्व में आपके जो कृषि रासायनिकी है, या अगर आप बात करें इन दी वर्ल्ड हु इज़ द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, तो आपके जस्टिस वॉन लिविंग, JV लिविंग जो आपके हैं वो विश्व में कृषि रासायनिकी के जनक है, JV लिविंग। JV लिविंग आपको नाम याद रखना है, जो क्या है दोस्तों आपके विश्व में कृषि रासायनिकी के जनक है, JV जस्टिस वॉन लिविंग। इनको कृषि रासायनिकी या एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के फादर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो आपका है मृदा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान, कि भारत के अंदर मृदा विज्ञान से संबंधित जो अनुसंधान कार्य किए गए हैं उनसे संबंधित मृदा भारत में कहाँ कहाँ पर अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं जो कि मृदा की जो उर्वरता क्षमता को बनाए रखने के लिए कार्यरत हैं या कार्य कर रहे हैं, तो वो अपन आज यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इनसे भी एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कोई से भी एग्जाम में, और ये आता है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आता है, चाहे कृषि पर्यवेक्षक ले लो, जेट ले लो, आईसीआर ले लो, बीएचयू ले लो, या आप कोई भी जैसे AAO का पेपर भी हो गया, AO का भी हो गया, तो उनमें से एक ना एक आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन, तो इसको भी आपको याद करके चलना है। अपन फर्स्ट जो इंस्टीट्यूट की बात करते हैं वो है आपका IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, जिसकी स्थापना 1988 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? भोपाल मध्य प्रदेश में। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? मामा शिवराज पाटिल, जो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और इस भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना 1988 में हुई थी। इसी के साथ अपन बात करते हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की। केंद्रीय मृदा लवणता, तो लवणता का मतलब आपकी जो लवणीय मृदाएं हैं उनसे संबंधित जो अनुसंधान कार्य है वो इस संस्थान में किया जाता है। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, इंग्लिश में बोलते हैं CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 1969 के अंदर, 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? करनाल, हरियाणा में इसकी स्थापना हुई थी। और करनाल और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, कौन है? खट्टर साहब। कौन है भाई? खट्टर। ठीक है, इसी के साथ में अपन आगे वाले इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं। आगे आपका इंस्टीट्यूट है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो। और इसको अगर इंग्लिश में अपन याद करें तो NBSSLUP, NBSSLUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नागपुर। और नागपुर कहाँ है दोस्तों? आपके महाराष्ट्र में। और इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1956 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों वो कौन है? उद्धव ठाकरे, शिवाजी, या शिवसेना के मुखिया। या नागपुर की अगर अपन बात करें तो नागपुर में भी आपके, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई हॉर्टिकल्चर से संबंधित नागपुर में विशेष क्या है, नागपुर में आपको क्या मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे देना कि भाई कृषि विज्ञान में जब उद्यान विज्ञान की बात करते हैं तो नागपुर के क्या चीज़ें फेमस है। तो आपका राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो का आपको नाम बताया मैंने। और ये जो संस्थान है आपका नागपुर महाराष्ट्र के अंदर स्थापित है और 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान क्या है? केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून। और देहरादून कहाँ है दोस्तों? आपका उत्तराखंड, यूके के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1974, 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसको अगर अपन इंग्लिश में याद करना चाहें तो CSWCRI, सेंट्रल सॉइल एंड
वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या बोलते हैं, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून के अंदर और उत्तराखंड में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी के साथ एक आपके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, तो राष्ट्रीय कार्बनिक खेती केंद्र, राष्ट्रीय कार्बनिक खेती केंद्र या NCOF, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो गाजियाबाद के अंदर है। कहाँ पर है, गाजियाबाद के अंदर। और गाजियाबाद कहाँ है दोस्तों, आपके यूपी के अंदर है। और यूपी के मुख्यमंत्री सभी जानते हो, दबंग योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। और इसकी स्थापना अगर अपन बात करें राष्ट्रीय कार्बनिक खेती केंद्र की, तो स्थापना सन 2003 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 2003 के अंदर हुई थी। तो ये दोस्तों मुख्य आपके मृदा विज्ञान से संबंधित आपके क्या हैं, अनुसंधान संस्थान है, जिनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो वो नहीं रहेगा, आप झटके से उसका आंसर दे पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से आप पढ़ें और याद करें, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी थी मृदा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में, जो महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आपके लिए और विशेष। चलो दोस्तों, आपका जो नया टॉपिक है वो है मृदा विज्ञान की शाखाएं। क्या है, मृदा विज्ञान की शाखाएं। तो भाई साहब, किसी भी पेड़ की शाखाएं होती तो शाखाओं के ऊपर अलग अलग प्रकार की आपकी दिशाओं में वो शाखाएं होती है और उन पर फल फूल लगते रहते हैं। इसी प्रकार से अपन भी बात करते हैं। तो मृदा विज्ञान क्या है, कृषि विज्ञान की एक शाखा है, पर फिर मृदा विज्ञान के अंदर भी तो शाखाएं आती हैं ना। मृदा का भी अध्ययन अलग अलग तरीके से अपन करते हैं। तो अपन ने जो बात करी थी मृदा जो विज्ञान है, वो मृदा विज्ञान शब्द किस भाषा का शब्द है, तो लेटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है, ठीक है ना, लेटिन भाषा का शब्द है। और इस मृदा विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक है आपकी पेडोलॉजी और एक है आपकी एडेफोलॉजी। क्या है, पेडोलॉजी और एक है आपकी एडेफोलॉजी। तो जो पेडोलॉजी है, तो इसमें आपको ध्यान देना कि जो लॉजी वर्ड है दोस्तों, वो लॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, जो भी शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए होते हैं वो लगभग सभी शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं जिनमें लॉजी वर्ड आता है, ठीक है ना। एक आपकी पोमोलॉजी को अगर छोड़ दें वर्ड को, तो बाकी सभी वर्ड हैं जिनके लॉजी लगा हुआ है अंत में, वो सारे के सारे ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इसी तरीके से अगर अपन लैटिन भाषा की शब्द की बात करें, तो जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ है, ठीक है ना, कल्चर लगा हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर, तो ये जो कल्चर वर्ड लगे हुए हैं ये सारे के सारे आपके लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो अगर अपन बात करें मृदा विज्ञान की शाखाओं की, तो मृदा विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक आपकी पेडोलॉजी है और एक आपकी एडेफोलॉजी है। क्या है, एडेफोलॉजी है। देखो, पेडोलॉजी भी आपके जो ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, पेडोन प्लस लोगस, क्या है, पेडोन प्लस लोगस से मिलकर के बना है। और पेडोन का मतलब होता है मृदा और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन करना। क्या होता है, टू स्टडी या अध्ययन करना। तो आपको केवल ध्यान देना है जनरल नॉलेज के लिए कि जो पेडोलॉजी है वो दो भाषा ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, पेडोन प्लस लोगस, ठीक है। इसी प्रकार जो एडेफोलॉजी है वो भी दोस्तों आपके ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। क्या है वो दो शब्द, एडेफोस प्लस लोगस, एडेफोस प्लस लोगस, एडेफोस प्लस लोगस जो शब्द हैं उनसे आपका एडेफोलॉजी शब्द बना है।
तो आइए देख लेते हैं अपन कि पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या होती है और एडिफोलॉजी के अनुसार मृदा क्या होती है। तो अगर पेडोलॉजी के अनुसार अपन बात करते हैं तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड का मतलब नेचुरल बॉडी है। इसमें मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और एवं वितरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी वह शाखा है जिसके अंदर मृदा को एक प्राकृतिक पिंड माना गया है। क्या माना गया है? एक प्राकृतिक पिंड माना गया है जिसको कृत्रिम रूप से ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और इस विज्ञान के अंदर, पेडोलॉजी के अंदर, अपन मृदा की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार की चट्टानों से हो रही, चाहे अम्लीय चट्टानों से हो चाहे क्षारीय चट्टानों से हो, तो उनमें किस किस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, अपक्षयन की प्रक्रियाएं, वेदरिंग प्रोसेसेस वर्क कर रही है और कौन सी चट्टानों से उनकी उत्पत्ति हो रही, तो इनके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो पेडोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके अलावा वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण करते हैं कि मृदा किस किस प्रकार की आपकी मृदा है, तो उसका वर्गीकरण भी अपन पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और वितरण कि भाई आपकी मृदा कहाँ तक फैली हुई है, विश्व में किस किस जगह पर आपकी एक प्रकार की मृदा है तो उनको एक क्लास में रखते हैं, किसी अन्य गुणों वाली मृदा होती तो उसको अलग क्लास में रखते हैं। तो मृदा की आपको ध्यान देना है कि भाई आपके जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सीधा सा यहाँ से पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा विज्ञान है जिसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण एवं वितरण के बारे में अध्ययन किया जाता है या करवाता है। तो वो उसमें ऑप्शन होंगे आपके पेडोलॉजी, सोइल साइंस, आपके एडोफोलॉजी। तो आपको जो राइट आंसर देना है वो पेडोलॉजी देना है कि पेडोलॉजी जो शाखा है मृदा विज्ञान की, उसके अंदर मृदा का जो अध्ययन करते हैं वो उत्पत्ति, वर्गीकरण और वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आई होप यहाँ पर और कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडेफोलॉजी के बारे में। ठीक है, एडेफोलॉजी क्या कहती है? एडेफोलॉजी भी आपके ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और एडेफोलॉजी के अनुसार मृदा पौधों के लिए एक प्राकृतिक आवास है। क्या है? पौधों के लिए एवं सूक्ष्म जीवों के लिए, कीटों के लिए क्या है? प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट है। अकॉर्डिंग टू एडेफोलॉजी, सोइल इज द नेचुरल हैबिटेट फॉर रूट्स ऑफ प्लांट्स एज वेल एज माइक्रोब्स। ठीक है, इसमें जो इस विज्ञान में जो मृदा का अध्ययन किया जाता है वो उच्च पादप समुदाय के संबंध में किया जाता है। किस संबंध में किया जाता है? उच्च पादप समुदाय के संबंध में किया जाता है। मतलब कि भाई आपको अधिक से अधिक फसलोत्पादन लेना है, पर फसलोत्पादन लेने से अपना अभिप्राय ये है कि आपको उपज तो ज़्यादा प्राप्त करनी है परंतु उस मृदा की उर्वरता क्षमता को भी बनाए रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपन उपज प्राप्त करेंगे, इट मीन्स आपको फ़ायदा होगा, अर्निंग होगी और किसान को क्या है? ज़्यादा पैसा, मुनाफा चाहिए ताकि उसकी आजीविका अच्छे से चलती रहे। इसी तरीके से अगर अपन बात करें पेडोलॉजी में, अपन ने बात करी थी पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड होता है। तो एडेफोलॉजी उसी जगह क्या कहती है कि मृदा एक आपके लिए क्या है? पौधों के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए एक प्राकृतिक आवास है। यानी कि पौधों की जो जड़ें होती है वो भी कहाँ पर रहती है? निवास करती है, मिट्टी के अंदर करती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर मिट्टी के अंदर रहते हैं। आपके केंचुए हो गए, आपके कीट पतंगे हो गए, वो भी ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? मृदा के अंदर रहते हैं। तो एडेफोलॉजी क्या कहती है कि सूक्ष्म जीवों के, कीटों के, पौधों की जड़ों के लिए एक प्राकृतिक आवास है मृदा। ठीक है, तो ये दोनों कन्फ्यूज़न आपके लिए मैंने यहाँ क्लियर कर दिए हैं, तो आपको डाउट में नहीं रहना है और क्वेश्चन आते ही आपको धड़ल्ले से उसका आंसर दे देना है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये समझ में आ गई। पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी दो ब्रांचेज हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार से अपन मृदा का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ें। अब दोस्तों नया जो टॉपिक है, विशेष टॉपिक है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं तो आपको ध्यान देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मृदा का संगठन। किसी भी
घर का संगठन होता है जिसमें सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं, दादा दादी, नाना नानी। नाना नानी तो चलो लड़की वालों की तरफ से हो गए, मम्मी पापा, भाई बहन। तो परिवार की जब अपन बात करते हैं भाई ये फलाने जी का परिवार है, तो उसमें अपन संगठन की बात करते हैं तो उसमें दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं। इसी प्रकार से जब अपन मृदा के संगठन की बात करते हैं तो मृदा भी दोस्तों एक परिवार है। और मृदा किन 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 सदस्यों से मिलकर के बन रही है उनको अपन क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। ठीक है ना, तो उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो मान लीजिए आपकी जो मृदा होती है किसी भी प्रकार से ये 100% भाग है। क्या है, 100% ये आपका भाग है। और इस 100% भाग में आपका जो 50% जो एरिया होता है दोस्तों, या 50% जो भाग होता है आपका, वो क्या होता है, आपका रंध्रावकाश होता है। क्या होता है, रिक्त भाग होता है 50%। और 50% आपका क्या होता है, ठोस भाग होता है। 50% रिक्त भाग और 50% आपका ठोस भाग, और टोटल 100% भाग का निर्माण करते हैं। तो जब अपन बात करते हैं कि जो ठोस भाग 50% होता है, तो उस ठोस भाग में क्या होता है, तो अपन एक सामान्य मृदा के संगठन की बात कर रहे हैं। सामान्य मृदा के संगठन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो ठोस भाग होता है ये आपका क्या है, ठोस भाग है। क्या है, ये आपका ठोस भाग है। तो इस ठोस भाग में आपके 5%, क्या 5% आपका कार्बनिक पदार्थ होता है, और 45% आपका क्या होता है, खनिज पदार्थ होता है। क्या होता है, खनिज पदार्थ होता है। 5% ऑर्गेनिक मैटर और 45% मिनरल मैटर। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके ठोस भाग की बात। और इसी के साथ साथ अपन रिक्त भाग की बात करें या रंध्रावकाश की बात करें या पोर स्पेस की बात करें, जो कि ये भाग रहा आपका, ये 50% जो बचा हुआ भाग है वो ये है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इस 50% जो रंध्रावकाश या खाली भाग या रिक्त भाग की बात करें, तो इसमें से जो 25% होती है वो आपकी मृदा वायु होती। क्या होती है, 25% आपकी मृदा वायु होती है ये। और 25% अपन बात करते हैं तो मृदा जल होता है। क्या होता है, मृदा जल होता है। 25% आपका मृदा जल और 25% मृदा वायु। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा संगठन बना होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे एक पात्र में आपके मिट्टी के कण लेकर के बता देता हूँ। इसके अंदर अपन ने मिट्टी भरी हुई है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने क्या भर दिया है, मिट्टी भर दी है। तो इस मिट्टी को जब आप भरते हो तो इस मिट्टी के अंदर आपने यहाँ ऊपर तक आपने भर दी, ठोक बजा के आपने अच्छे से भर दी। फिर भी अगर जब अपन इसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो ये मिट्टी नीचे की तरफ बैठ जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 50% आपका क्या होता है, रंध्रावकाश होता है। और ये जो रंध्रावकाश होता है इसके अंदर जब जल चला जाता है तो जल के साथ में ये मिट्टी के कण भी आसपास आ जाते हैं, और इनके मध्य जो रंध्रावकाश है वो कम हो जाता है। इसलिए आपका जो पात्र पानी डालने से पहले क्या रहता है, गले तक भरा हुआ रहता है। उसके बाद अपन देखते हैं पानी डालने के बाद कुछ हद तक वो खाली हो जाता है। तो वो क्यों होता है दोस्तों, वो रंध्रावकाश की वजह से होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो ठोस भाग है वो तो आपका कोई ना कोई, चाहे खनिज पदार्थ हुआ चाहे कार्बनिक पदार्थ हुआ, उनसे मिलकर के बना रहा है। परंतु इनके मध्य में जो ये स्थान है, ये इसमें क्या है, आपकी मृदा वायु होती है, मृदा जल उपस्थित होता है। तो ये अपन ने सामान्य मृदा की बात की कि सामान्य मृदा के अंदर आपका 50% तो रंध्रावकाश होता है, 15% तो रंध्रावकाश होता है, और 50% तो रंध्रावकाश होता है, और 50% ही आपका ठोस भाग होता है। ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई आपकी जो मृदा है वो संतृप्त मृदा है, संतृप्त मृदा का मतलब है कि ऐसी मृदा जिसके अंदर ये जो 50% जो भाग है, या ऐसे क्षेत्रों की जो मृदा जिसके अंदर पानी ऊपर की सतह पर दिखाई दे रहा है। जैसे अपन ने ये पात्र लिया,
इस पात्र के अंदर अपन ने मिट्टी डाली है, मिट्टी के कण हैं आपके, और इस मिट्टी के कणों में अपन ने पानी डालते गए। तो जब अपन पानी डालेंगे तो इसकी मृदा की जो ऊपरी सतह पर जब पानी आ जाए, मीन्स ये पूरी संतृप्त हो चुकी है, मृदा क्या हो गई है, संतृप्त हो गई है, इसमें किसी भी प्रकार का रंध्रावकाश खाली नहीं है। तो अगर आपको सामान्य मृदा की पूछे कि सामान्य मृदा का जो संगठन होता है उसमें कितने प्रतिशत वायु पाई जाती है या कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 25-25% पाया जाता है। परंतु दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन घुमा करके पूछ ले और ऐसे पूछ ले कि संतृप्त मृदा है और संतृप्त मृदा की के अंदर जो संगठन की बात करें तो उसका मृदा जल प्रतिशत और मृदा वायु प्रतिशत कितना होगा, तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो यहाँ पर अपन देखते हैं। जब अपन बात कर रहे हैं किसी संतृप्त मृदा की, तो ये जो सॉलिड भाग है ये तो यूं का यूं ही रहेगा, परंतु ये जो वाला जो आपका रंध्रावकाश वाला जो भाग है, इस रंध्रावकाश की जब अपन बात करेंगे तो इस रंध्रावकाश में थोड़ा सा चेंजेज आ जाएगा। वो कैसे आएगा चेंजेस, मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप लोग भी अच्छे से उसको समझ लोगे। देखते हैं दोस्तों, तो मृदा के जो अपन बात करते हैं कि भाई रंध्रावकाश की बात कर लेते हैं संतृप्त मृदा के अंदर। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अगर सामान्य मृदा है तो उसमें 25% आपकी जल होगा और 25% ही आपकी वायु होगी, परंतु संतृप्त मृदा होगी जिसके अंदर पानी सतह पर दिखाई देगा, तो उसमें से जो ये 25% जो आपकी मृदा भाग है, उस 25% मृदा वायु भाग है, उसमें भी आपका क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको पूछ लेगा संतृप्त मृदा में मृदा वायु का, संतृप्त मृदा के संगठन में मृदा वायु का कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन आपको दे दे 0, 5%, 25% या 50%। तो आपकी जो मृदा वायु होगी संतृप्त मृदा में वो आपकी 0% होगी। और इसी प्रकार से आपको शुष्क मृदा का पूछ ले, ओवन ड्राई मृदा का पूछ ले, जिसके अंदर अपन 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर मृदा को रख करके ड्राई करते हैं, तो उस मृदा का अगर आपको पूछते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो अगर शुष्क मृदा की बात करते हैं तो शुष्क मृदा के अंदर आपको पूछ ले कि मृदा जल का कितना भाग उपस्थित होता है, तो वहाँ पे भी आपका 0% होता है। क्योंकि ओवन ड्राई मृदा के अंदर जब अपन ओवन के अंदर मृदा को सुखाते हैं तो सारा का सारा पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है वेपर के रूप में। तो ये दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मृदा का संगठन किस प्रकार से होता है। जनरली क्वेश्चन पूछते हैं हमको कार्बनिक पदार्थ के बारे में कि मृदा के जो संगठन में कार्बनिक पदार्थ का कितना हिस्सा होता है, तो 5%, यह आपको ध्यान देना है। या खनिज पदार्थ के बारे में पूछते हैं। तो ये दोनों चीज़ें थी। आपकी संतृप्त मृदा के बारे में भी मैंने बता दिया, आपको असंतृप्त मृदा के बारे में भी बता दिया, जो आपकी जो सामान्य मृदा होती है, और मैंने आपको शुष्क मृदा के बारे में भी बता दिया। तीनों जो क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी पूछे आपको, तो उसका आपको राइट आंसर देना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दोस्तों, वो आता है आपके खनिज के प्रकारों का। ठीक है, कि भाई आपके मृदा के अंदर कौन कौन से खनिज होते हैं। तो दोस्तों मुख्यतः अपन बात करते हैं तो खनिज मृदा के अंदर 2 प्रकार के उपस्थित होते हैं, एक तो प्राथमिक खनिज और एक द्वितीयक खनिज। प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। प्राथमिक खनिज का मतलब ऐसे खनिज पदार्थ जो कि चट्टानों की जब अपन खुदाई करते हैं या अपन माइनिंग करते हैं, तो खदानों में से यूं के यूं चट्टानों के साथ में प्राप्त होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, वो चट्टानों में आपको मुख्य रूप से मिलते हैं, मूल रूप से मिलते हैं। तो उन खनिजों को क्या कहते हैं, प्राथमिक खनिज कहते हैं। और जब अपन द्वितीयक खनिज की बात करेंगे तो द्वितीयक खनिज क्या होंगे, इन प्राथमिक खनिजों के ऊपर किसी भी प्रकार की केमिकल या आपकी बायोलॉजिकल या जो फिजिकल प्रक्रिया होने से नए उत्पादों का निर्माण होता है, जिनको अपन द्वितीय खनिज कहते हैं। ठीक है, उनमें आपके रासायनिक परिवर्तन हुए होते हैं। तो अपन यहाँ प्राथमिक खनिज की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक खनिज आपके मुख्यतः क्वार्ट्ज होते हैं, SiO2, फेल्डस्पार होते हैं, आपके ओलिवाइन होते हैं, टर्मेलाइन होते हैं और माइका होती है। ठीक है, तो क्वार्ट्ज की अपन बात करें
SiO2, ठीक है, क्वार्ज होते हैं। और अगर आपको कोई भी पूछ ले कि मृदा की सतह पर या मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो फेल्सपार पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? फेल्सपार पाया जाता है। लगभग 36% के आसपास आपका फेल्सपार उपस्थित होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारी दे रखी है, पर 36 जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आपको याद रखना है कि 36% के आसपास आपका फेल्सपार प्रेजेंट होता है। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो फेल्सपार आपका राइट आंसर होगा। तो क्वार्ट्ज की बात कर ली, तो क्वार्ट्ज का भी कभी कभी सूत्र पूछ लेते हैं कि निम्न में से क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र है, तो उसमें SiO4, SiO3 इस तरीके से दिया हुआ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है वो SiO2 होता है, ठीक है। तो ये आपको कन्फ्यूज़न में डालने वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना है, आपको ध्यान देना है कि जो क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है वो SiO2 होता है, ठीक है। इसी के साथ में अपन फेल्सपार की बात हो गई, तो फेल्सपार को भी अपन आगे चलकर अलग अलग विभाजित करते हैं। तो फेल्सपार को अपन ऑर्थोक्लेज, ठीक है, जो ऑर्थोक्लेज किसको कहते हैं? जिनको पोटेशियम के स्रोत होता है ऑर्थोक्लेज। और ये माइक्रोलाइन भी जो होते हैं, माइक्रोक्लाइन, ये ऑर्थोक्लेज जैसे ही होते हैं। इनका भी रासायनिक सूत्र सेम यही होता है KlSi3O8, पर इनका थोड़ा सा विन्यास अलग होता है, ठीक है ना। बाकी फेल्डस्पार का एक भाग होता है ऑर्थोक्लेज, दूसरा भाग होता है प्लेजियोक्लेज। और जो प्लेजियोक्लेज आपके जो खनिज होते हैं वो किसके स्रोत होते हैं? कैल्शियम और सोडियम के स्रोत होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से पोटेशियम का स्रोत कौन सा है, आपको ऑप्शन में दे दे ऑर्थोक्लेज, प्लेजियोक्लेज, एल्बाइट, एनोर्थाइट, तो आपको ऑर्थोक्लेज पर आपको टिक करना है क्योंकि ये पोटेशियम का स्रोत है। इसी के साथ अगर आपको प्लेजियोक्लेज दे दे, एल्बाइट, एनोर्थाइट नहीं दे, उसमें आपको पूछ ले कि निम्न में से पोटेशियम का स्रोत है, इसमें कैल्शियम का स्रोत है, एक ऑप्शन आपका प्लेजियोक्लेज है, दूसरा ऑर्थोक्लेज है, तीसरा आपका मस्कोवाइट है, चौथा आपका बायोटाइट है। तो प्लेजियोक्लेज को आपको टिक करना है क्योंकि इसमें कैल्शियम उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी अगर गहराई में जाकर के क्वेश्चन पूछते हैं, वही निम्न में से कौन सा सोडियम का स्रोत है, और आपको ऑप्शन दे दे ऑर्थोक्लेज, प्लेजियोक्लेज, एल्बाइट और एनोर्थाइट, तो उस समय में आपका जो आंसर होगा वो एल्बाइट आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि एल्बाइट आपका क्या है? एक प्लेजियोक्लेज है, परंतु मुख्यतः ये सोडियम का स्रोत है। किसका स्रोत है? सोडियम का स्रोत है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्थोक्लेज पूछे तो वो आपके पोटेशियम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल अपन फेल्डस्पार के पढ़ रहे हैं, फेल्डस्पार के उदाहरण हैं। तो जो ऑर्थोक्लेज है वो पोटेशियम का स्रोत है, और प्लेजियोक्लेज जो दूसरा होता है वो आपके कैल्शियम और सोडियम के स्रोत होते हैं। तो जो कैल्शियम का स्रोत होता है वो आपका एनोर्थाइट होता है, ठीक है। कैल्शियम का स्रोत का अगर क्वेश्चन पूछ ले आपको निम्न में से कैल्शियम का खनिज स्रोत है, तो उसमें आपको एनोर्थाइट लिखा हुआ है, तो उसको आपको टिक करना है, राइट आंसर वही होगा। ये मुख्यतः कैल्शियम का स्रोत होता है। और अगर आपको पूछ लें कि मृदा में सोडियम का स्रोत है, ऑप्शन आपको एल्बाइट, एनोर्थाइट देखने को मिले, तो एल्बाइट को आपको टिक करना है, ये राइट आंसर होगा। इसी के साथ अपन ओलिवाइन पर चलते हैं। ओलिवाइन आपका प्राथमिक खनिज का उदाहरण है। टर्मेलाइन की अगर बात करते हैं तो टर्मेलाइन भी आपका प्राथमिक खनिज का उदाहरण है, और ये मुख्यतः आपका किसका स्रोत होता है? बोरोन का स्रोत होता है। ये भी आपको ध्यान देना है, बोरोन का स्रोत होता है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से प्राथमिक खनिज का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से प्राथमिक खनिज का उदाहरण है, तो आपको अगर ये नाम याद है तो आप तड़ाक से आंसर दे पाओगे। अगर नाम याद नहीं है तो आप क्या हो जाओगे? गोल हो जाओगे। तो आपको ध्यान देना है कि जो प्राथमिक खनिज के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं? क्वार्ट्ज हैं, फेल्डस्पार है, ऑर्थोक्लेज हैं, प्लेजियोक्लेज में आपके एल्बाइट है, एनोर्थाइट है, फिर आपके ओलिवाइन आ गए, फिर टर्मेलाइन आ गए। इसके अलावा भी और भी प्राथमिक खनिज होते हैं, परंतु अपने यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा भी अगर अपन बात करें तो माइका, ठीक है, माइका भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी मिनरल है, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। तो माइका की अपन बात कर लेते हैं, तो माइका भी आपकी दो प्रकार की होती है। ये भी माइका भी आपकी क्या है? प्राथमिक खनिज है। माइका भी आपकी दो प्रकार की होती है, मस्कोवाइट और बायोटाइट। मस्कोवाइट और बायोटाइट। तो मस्कोवाइट की जब अपन बात करते हैं तो इसको सफ़ेद माइका कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद माइका कहते हैं। और बायोटाइट की जब अपन बात करते हैं तो उसको काली माइका कहते हैं। क्या कहते हैं?
काली माइका कहते हैं। जो मस्कोवाइट होता है दोस्तों वो पोटेशियम का स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है? पोटेशियम का स्रोत होता है। और बायोटाइट ये मैग्नीशियम का स्रोत होता है। तो क्वेश्चन दोस्तों अगर यहाँ से बनेंगे इस टॉपिक में से तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। आपको अच्छे से याद कर लेना है कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं आपके वो दोस्तों किसके हैं? प्राथमिक खनिजों के आपके उदाहरण हैं। किसके हैं? प्राथमिक खनिजों के आपके उदाहरण हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द्वितीयक खनिज के बारे में। तो जब अपन द्वितीयक खनिज की बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक खनिजों के ऊपर किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या आपकी जैविक प्रक्रिया या भौतिक प्रक्रिया के द्वारा उनमें परिवर्तन आ जाते हैं और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप नए खनिजों का निर्माण होता है। तो वो खनिज आपके क्या कहलाते हैं? द्वितीयक खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक खनिज कहलाते हैं। प्राथमिक खनिजों के ऊपर दाब और ताप की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं, दाब और ताप की वजह से जो भी परिवर्तन आ जाते हैं, उनसे जो नए उत्पाद बनते हैं, नए खनिज बनते हैं, उनको भी द्वितीयक खनिज ही कहते हैं। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उदाहरण आपको याद रखने हैं कि प्राथमिक खनिज के उदाहरण कौन कौन से हैं और द्वितीयक खनिज के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो द्वितीयक खनिज की अपन बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो उदाहरण है वो है आपका कैल्साइट। क्या है? कैल्साइट। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 और कैल्साइट को कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, चूना पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही कैल्साइट कहते हैं, चूना कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों द्वितीयक खनिज में आपका एपेटाइट होता है। ये एपेटाइट दोस्तों आपका द्वितीयक खनिज है और किसका स्रोत है? मुख्यतः फॉस्फोरस का स्रोत है। ये भी आपको याद होना चाहिए, फॉस्फोरस का स्रोत है। कैल्शियम आपके कैल्साइट आपका कैल्शियम का स्रोत है। किसका है? कैल्शियम का स्रोत है। और जिप्सम की बात करते हैं दोस्तों, आपको एग्जाम में जिप्सम का सूत्र पूछ लेते हैं कभी कभी। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। इसको एज ए मृदा सुधारक काम में लेते हैं, सोइल अमेंडमेंट की तरह इनको काम में लेते हैं। और ये एक द्वितीयक खनिज है जिप्सम, ठीक है। और ये भी आपका कैल्शियम का और सल्फर का भरपूर स्रोत होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं द्वितीयक खनिज की, तो डोलोमाइट आता है CaMgCO3 का होल ट्वाइस। ये भी सूत्र आपको याद रखना है, CaMgCO3 का होल ट्वाइस। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो हेमेटाइट Fe2O3। हेमेटाइट आपके आयरन का स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है? लौह तत्व का स्रोत होता है, आयरन का स्रोत होता है। इसके अलावा अगर द्वितीयक खनिज की बात करें तो और है आपके गिब्साइट Al2OH और Al2O3.3H2O। तो ये भी सूत्र आपको ध्यान रखना है, गिब्साइट होते हैं। तो ये जो 4-5 नाम बताए मैंने ये द्वितीयक खनिज के हैं। और पिछली अपने स्लाइड में बात करी थी तो वो आपके प्राथमिक खनिज के उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो इनमें से आएंगे और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उदाहरण याद रखने हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर आप क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाओ, उसका राइट आंसर दे पाओ। जिप्सम का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। एपेटाइट किसका स्रोत है वो भी आपको याद होना चाहिए। डोलोमाइट आपका कैल्शियम मैग्नीशियम का स्रोत है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये आपके जो सूत्र हैं मैंने उधर सूत्र नहीं लिखवाए हैं, यहाँ लिखवाया हूँ क्योंकि यहाँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखते हैं कि कभी कभी एग्ज़ाम में क्या देते हैं, सूत्र दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये किसका सूत्र है। तो आपको याद रखना है कैल्साइट का सूत्र क्या होता है, एपेटाइट का, जिप्सम का, डोलोमाइट का, हेमेटाइट का और गिब्साइट का क्या सूत्र होता है। तो ये दोस्तों अपन ने द्वितीयक खनिज की बात करी। आई होप आपको जो खनिज वाला जो चैप्टर है, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज का जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड आपके और कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तब आपके लिए उसके आंसर रेडी रखूं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आज का आपका टॉपिक है वो है मृदा परिच्छेदिका। क्या है दोस्तों? मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका सब जानते हैं, 11th 12th कृषि पर्यवेक्षक
जेठ वाले विद्यार्थी, मृदा परिच्छेदिका होती क्या है, ये आपको देखने को मिल रही है। एक अच्छा सा डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है मृदा परिच्छेदिका का। यहाँ पे पेड़ पौधे लग रहे हैं और ये अपन ने काट काट रखा है। तो जब मृदा परिच्छेदिका की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपकी परिभाषा पूछते रहते हैं। मृदा को ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर जननिक रूप से कई संस्तर दिखाई देते हैं। इन संस्तरों की इकाई को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। या और भी डेफिनेशन हो सकती है। मृदा को ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर विभिन्न प्रकार की परतें दिखाई देती है, उन परतों को संस्तर कहते हैं। और उन संस्तरों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा। किसी भी, जैसे कि आपकी ये मृदा की सरफेस है, इस मृदा की सरफेस पे आपने ये से खड़ा काटा और यहाँ की इस मिट्टी को आपने देखा और यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, गड्ढा कर रखा है। टैंक होते हैं ना, टैंक होते हैं तो टैंक की दीवारें देखना आप, उन दीवारों पे आपको मिट्टी दिखती है, तो वो की वही चीज़ यहाँ पर है कि अपन ने कुछ गहराई तक आपने मृदा का ऊर्ध्वाधर काटा और जब ऊर्ध्वाधर काटा तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की परतें नजर आई। जैसे ये परत नजर आ रही है ना, ये परत से लेकर के ये परत अलग है, ठीक है। फिर यह मिक्सर है इन दोनों का, फिर ये यहाँ से लेकर के ये परत अलग है, फिर यहाँ से वापस ये मिक्सर है, फिर ये परत वापस आपकी अलग आ गई। तो ये जो अलग अलग परतें हैं, इन परतों को संयुक्त रूप से आप क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सोइल प्रोफाइल कहते हैं। और ये जो सोइल प्रोफाइल है अलग अलग जगहों की अलग अलग हो सकती है। जैसे अपन जंगल की बात करते हैं, फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर अलग मिल सकती है। और अपन जब कृषण क्रिया करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं जिन भूमियों की, तो वहाँ पर ये अलग प्रकार की देखने को मिल सकती है। तो ये आपको एग्जाम्पल मैंने बताया कि भी इस तरीके से काटते हैं, ऊर्ध्वाधर काटते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के संस्तर नजर आते हैं, तो उसको संयुक्त रूप से मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब अपन संस्तरों की बात कर रहे हैं कि संस्तर क्या होते हैं, तो संस्तर को इंग्लिश में बोलते हैं होराइजन। क्या बोलते हैं, होराइजन बोलते हैं। होराइजन मतलब जो ये विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं, ये परतें, इनको बोलते हैं संस्तर या होराइजन। तो मुख्यतः अपन बात करते हैं जो मास्टर होराइजन होते हैं उनकी संख्या होती है 5। कितनी होती है, 5 संस्तर आपके होते हैं, जिनके अंदर ओ नामकरण किस तरीके से हो रखा होता है, ओ ए ई बी सी, ठीक है, इस प्रकार से संस्तर होते हैं। और एक नीचे का जो संस्तर होता है उसको आर संस्तर कहते हैं, जिसके अंदर अपन ने बात करी थी। आर का मतलब होता है क्या, बेड रोग। क्या होता है, बेड रोग, ठीक है। तो ये जो 5 संस्तर है मुख्यतः, उनमें से अपन संस्तरों की बात करें, पहला है आपका ओ संस्तर, दूसरा है आपका ए संस्तर, फिर है ई संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और आर संस्तर। तो ये 5 मास्टर संस्तर है। ये आर आपका क्या है, बेड रॉक या कठोर चट्टानों का एक रूप है। ये चट्टानें हैं, ये जो संस्तर दिख रहा है, परतें दिख रही है, ये चट्टानें हैं। इन चट्टानों की जब अपक्षयन की प्रक्रिया होती है, वेदरिंग होती है, तो वेदरिंग होने के स्वरूप आपके पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है। और इस पैतृक पदार्थ से फिर क्या होते हैं, ये ऊपर की पूरी मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। पूरी की पूरी मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। तो अपन जब यहाँ बात कर रहे हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से मास्टर संस्तरों की संख्या है, तो मास्टर संस्तरों की संख्या तो 5 है दोस्तों, ठीक है। ओ ए ई बी सी, ठीक है। और ए और बी संस्तर को मिला करके, ए और बी संस्तर को मिला करके अपन क्या बोलते हैं, इस जगह से लेकर के इस जगह तक, इस संस्तर को बोलते हैं सोलम। क्या बोलते हैं, सोलम या सत्य मृदा या ट्रू सोइल भी इसको कहते हैं। ए व बी संस्तर को संयुक्त रूप से सोलम, सत्य मृदा कहा जाता है, ट्रू सोइल कहा जाता है। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं ए बी और सी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, ए ओ बी सी को संयुक्त रूप से रिगोलित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिगोलित कहा जाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए।
तो ये अपन ने मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन इनके बारे में पढ़ लिया। अपन अब एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट ओ जो नाम है, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक। क्या होता है? ऑर्गेनिक। और इस ऑर्गेनिक संस्तर को अपन कार्बनिक संस्तर भी कह सकते हैं। और ये संस्तर मुख्यतः ये सबसे ऊपरी संस्तर होता है जो कि अकृषित वर्जिन मृदा में पाया जाता है। कृषित या खनिज मृदाओं में अनुपस्थित होता है। अपन जब जंगल की क्षेत्रों की बात करते हैं, फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं, तो उनमें वर्ष भर तक आपकी पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पेड़ है, वो गिरते रहते हैं, बारिश होती रहती है और उनकी परत बनती रहती है, जो एक डार्क काले कलर की परत होती है, जो यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, ठीक है ना। तो ये जो कार्बनिक संस्तर है मुख्यतः अकृषित भूमि, जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं की जाती है, उस मिट्टी को छेड़ा नहीं जाता है, वहाँ पर इस कार्बनिक संस्तर का निर्माण होता है। और जहाँ पर खेती बाड़ी करी जाती है, एरेबल लैंड होती है, या जो आपकी खनिज मृदाएं होती हैं, वहाँ पर ये संस्तर अनुपस्थित होता है। तो क्वेश्चन आपको दोस्तों ऐसे ही पूछा जाता है कि जो आपके फॉरेस्ट एरिया है या जो वन क्षेत्र है, वहाँ पर निम्न में से मृदा परिच्छेदिका का कौन सा संस्तर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वन क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर ऑर्गेनिक संस्तर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर आपको पूछ ले, वन क्षेत्र नाम ना दे और वहाँ पर अकृषित भूमि पूछ ले, तो कई अकृषित भूमियों में कौन सा संस्तर पाया जाता है? तो कार्बनिक संस्तर ज़्यादातर पाया जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि कृषित भूमि जहाँ पर खेती बाड़ी करी जाती है या खनिज मृदाओं में कौन सा संस्तर अनुपस्थित होता है, तो उसमें ऑप्शन में आपको ए बी सी ओ दिया हुआ हो, तो उसमें से ओ संस्तर आपका कृषित और खनिज मृदाओं में अनुपस्थित होता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो संस्तर है दोस्तों वो है ए संस्तर। क्या है? ए संस्तर है। और इस ए संस्तर को अपन क्या कहते हैं? खनिज संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज संस्तर कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें खनिज पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है और इसका रंग भी आपका क्या होता है? हल्का होता है। किसके वनिस्पत? ओ संस्तर के। ओ संस्तर का जो रंग होता है वो डार्क कलर का होता है, मतलब गहरा काले रंग का होता है। ये संस्तर उससे थोड़ा सा हल्का काले रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर मिक्सअप होता है कार्बनिक पदार्थ का। परंतु अगर आपको पूछ ले कि निम्न में से सबसे ज़्यादा खनिज की मात्रा कौन से संस्तर में पाई जाती है, तो वो ए संस्तर में पाई जाती है, ठीक है ना। ए संस्तर में पाई जाती है। फिर उसके बाद जो संस्तर आता है वो आता है आपका निक्षालन संस्तर। क्या आता है? निक्षालन संस्तर, जिसको इल्यूविएशन या इल्यूवियल होराइजन भी बोलते हैं। इल्यूविएशन की प्रक्रिया होती है जिसको वॉश आउट जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉश आउट जोन भी कहते हैं। और अगर अपन दोस्तों बात करें तो ये जो ए भाग है, ए संस्तर, इस ए संस्तर को 3 भागों में बांटा गया है, A1, A2, A3। तो ये जो A2 संस्तर है दोस्तों आपका, इसी A2 संस्तर को अपन क्या कहते हैं? ई संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? ई संस्तर कहते हैं। ई का मतलब होता है इल्यूविएशन। एल्यूविएशन, एल्यूविएशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार से उसमें जो भी तत्व उपस्थित होते हैं वो जल के साथ में घुलनशील होकर के मृदा की जो नीचे की परतें हैं उनकी तरफ वो चले जाते हैं। तो एल्यूविएशन की मतलब होता है वॉश आउट। अपन कपड़ा धोते हैं तो कपड़े में जो मैल होता है वो पानी के साथ घुलनशील होकर के बाहर निकल जाता है ना। उसी तरीके से अपन बात करते हैं कि जो ए संस्तर होता है, जिसका ए संस्तर का भी A2 क्या होता है? A2 का जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं ई होराइजन या ई संस्तर। इनमें से आपके जो जल के साथ में घुलनशील होकर के जो आपके क्ले है, आयरन है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इनका निक्षालन हो जाता है, लीचिंग हो जाती है, ये नीचे की परतों में चले जाते हैं। तो इस संस्तर में A2 में जब इल्यूविएशन होता है तो उस A2 को और दूसरा जो नाम है उसे ई होराइजन कहते हैं। और ये जो आपके धुल करके जो निकल रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, इस प्रक्रिया को अपन एल्यूविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूविएशन कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे का जो संस्तर है वो है निक्षेपण संस्तर। निक्षेपण संस्तर मतलब बी संस्तर। बी संस्तर की जब अपन बात करते हैं तो बी संस्तर का मतलब जो ए संस्तर में से ये जो बह करके आ रहे हैं एल्यूमिनियम, क्ले, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आकर यहाँ पर जमा होंगे। क्या होंगे? यहाँ आकर के जमा होंगे
तो इस संस्तर को अपन बोलते हैं वॉश इन, क्या बोलते हैं, वॉश इन संस्तर, क्या बोलते हैं, वॉश इन संस्तर बोलते हैं, वॉश इन संस्तर, ठीक है। और यहाँ इसको बोलते हैं इल्यूविएशन। इसके अंदर जो भी प्रक्रिया होती है जिसमें क्ले, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो ऊपर की परतों से बह करके आ रहे हैं और नीचे की परतों में आकर के जम रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इस प्रक्रिया को इल्यूविएशन। दोस्तों निक्षेपण संस्तर जो बी होता है इसके भी 3 भाग होते हैं, B1, B2 और B3। तो दोस्तों जो ऊपर से जो आपके ई होराइजन से बेक करके जो भी क्ले, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ रहे हैं वो बी संस्तर के भी B2 जो सब संस्तर हैं या जो उप संस्तर है उसमें जाकर के जमते हैं, इनका संचयन होता है। और इस संचयन होने में 2 प्रकार की अवस्थाएं कार्य करती है। अगर आपका आर्द्र क्षेत्र है या जो भी अगर भूमि अगर आपकी आर्द्र क्षेत्रों की है तो उसमें जो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आकर के बह रहे हैं या जो सिलिकेट क्ले बेक करके ऊपर की परतों से आए हैं उनका जमाव होता है या उनका संचयन होता है। और अगर अपन शुष्क क्षेत्रों की बात करते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्रों की बात करते हैं, तो जो आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकेट का तो संचयन होता ही होता है, परंतु उनके साथ साथ क्या होता है, नीचे की जो परतें होती हैं, मतलब यहाँ जो सी संस्तर है या B3 संस्तर है, इनमें जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट उपस्थित होते हैं, वो क्या होते हैं, जल की वाष्प के साथ ऊपर की तरफ गमन करते हैं। इस B3 से मान लीजिए यहाँ से गमन करते हैं और यहाँ से आकर के इस B2 में आकर के जम जाते हैं। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, आर्द्र क्षेत्रों में जब बी होराइजन के अंदर जो B2 के अंदर जो संचयन होता है वो आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकेट क्ले का होता है, परंतु जब अपन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की बात करते हैं तो उनमें आयरन, एल्यूमिनियम का तो होता ही होता है, उसके साथ आपके जो नीचे की परतों में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट होते हैं वो भी B2 जो आपका बी संस्तर है जिसको इल्यूवियल संस्तर बोलते हैं उसके अंदर आकर के जम जाते हैं। ठीक है। फिर नीचे का संस्तर की अपन जब बात करते हैं तो सी संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, सी संस्तर। ये आपका पैतृक पदार्थ होता है। क्या होता है, सी संस्तर आपका पेरेंट मटेरियल होता है या पैतृक पदार्थ होता है। पैतृक पदार्थ क्या होता है, असंगठित पैतृक पदार्थ जिससे ए व बी संस्तर का विकास होता है, ए व बी संस्तर का विकास होता है। और नीचे की परत की जब अपन बात करते हैं तो उसको अपन आर संस्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कठोर चट्टानों का जो होता है वो आर संस्तर होता है। क्या होता है, आर संस्तर होता है। ठीक है, ये वाला भाग आपका आर संस्तर होता है। इससे ऊपर ये पैतृक वाला भाग हो गया, उसके ऊपर ये आपके इल्यूविएटेड और सब सोइल वाले, ये इस प्रकार के आपके संस्तर दिखाई देते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो उसका आंसर आपको दे देना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। धन्यवाद।